तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर लेटेस्ट रिलीज की गई सीरीज जुऑन ओरिजिन्स को, जो कि 3 जुलाई को रिलीज हुई है। ये सीरीज इंग्लिश और जापानीज ऑडियो में है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, बट जापानीज ऑडियो के साथ बहुत ही ज्यादा मजा देखने में मुझे आया। आज फेस कैम टाइप वीडियो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं घर पे कुछ काम करवा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो से फिर से फेस कैम आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसका ग्रश 2020 से कोई भी लिंक नहीं है, इट्स एंटायरली डिफरेंट। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है यानी कि एक्सप्लेनेशन को, तो उसका लिंक आपको आई बटन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। खैर, इस सीरीज को इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बोला गया है। तो जुऑन का मतलब होता है कर्स, और ऐसे कई सारे कर्स जापान के फोकलोर्स में हैं जहां पर किसी खतरनाक किलिंग के बाद में ये सब इविल स्पिरिट्स वेंजेंस के लिए वापस आती हैं। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है शो मियाके ने। सीरीज के अंदर काफी सारी टाइमलाइंस हैं, तो मैं एक सीक्वेंस में चीजें बताता चलूंगा और एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर आप इस सीरीज को खुद जज कर सकते हैं कि रियल जुऑन के कंपैरिजन में ये कैसी रही। यहाँ पर मैं आपको 6 डिफरेंट टाइमलाइंस के बारे में बताऊंगा, जो कि है 1952, 1960, 1988, 1994, 1995 और आखिरी में है 1997। एंड जुऑन ओरिजिन्स के जरिए हमको ये बताया जाएगा कि ये कर्स एक्चुअल में शुरू कैसे हुआ था और कैसे ये मॉडिफाई हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ये सीरीज टोक्यो में सेट है। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है 1988 के समय को दिखाते हुए, जहां पर इस सीरीज के मेन कैरेक्टर से हमारी मुलाकात होती है। एक न्यूज टीवी शो के दौरान हम पैनल में बैठे हुए कुछ लोगों को देखते हैं। यासुओ ओडाजिमा, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और बुक राइटर होता है। दूसरी तरफ होती है अपकमिंग एक्ट्रेस हारुका, जो कि सब लोगों को अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि उसने अपने घर में किसी बच्चे के फुटस्टेप्स को सुना है। अब इस चीज को साबित करने के लिए यासुओ के कहने पर वो अपने बेडरूम के अंदर एक टेप रिकॉर्डर को रख देती है ताकि वो इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाए, और होता भी यही है। इस टेप को यासुओ, हारुका और बाकी न्यूज एंकर्स नेशनल टेलीविजन पर सुनते हैं, जहां पर हम सुन पाते हैं कि हाँ, किसी के फुटस्टेप्स की आवाज वाकई में रिकॉर्ड हुई है, इंक्लूडिंग सम ग्राउलिंग साउंड, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये है क्या। इस नेशनल ब्रॉडकास्ट को ये लोग बीच में ही रोक देते हैं एज इट वॉज वेरी फ्रीकी। बट यहाँ पर कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब हारुका का बॉयफ्रेंड टेत्सुया, जो कि अपकमिंग बिजनेसमैन होने वाला था, वो उसको ये बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि ये सारी गलती उसकी है और उसी की वजह से ये सब चीजें हारुका के साथ में हो रही हैं। टेत्सुया हारुका को शादी करने के लिए प्रपोज करना चाहता था, तो उनके रहने के लिए वो एक घर की तलाश में था जो कि उसके बजट के अंदर हो। तो उसने वहां पर एक व्हाइट लेडी के गोस्ट को एनकाउंटर किया था और तभी से उसको ये सब दिख रहा है और इससे हारुका भी इफेक्ट हो रही थी। मीनवाइल हम एक सीरियल किलर को भी देखते हैं जो कि छोटी लड़कियों को किडनैप करके उनको मार देता था, जो कि एन नाम से काफी फेमस था, और ये सब चीजें न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर्स में भी कवर हो रही थी। उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया था और वो टोक्यो के अंदर आराम से घूम फिर रहा था। किलिंग रैम्पेज नो। अब उसी वक्त हम कुछ और कैरेक्टर से रूबरू होते हैं जिनका नाम है कियोमी और उसकी माँ। कियोमी को उसकी माँ मिड ईयर में ही एक नए स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाती है, क्योंकि पिछले स्कूल के टीचर्स के साथ में कियोमी की माँ का अफेयर रहा था और उसका इल्जाम लग रहा था कियोमी पर। तो उसको बचाने के लिए उसने उसको इस स्कूल के अंदर एडमिशन करवा दिया था। इतना ही नहीं, वो कियोमी पर अपने पिता को भी सीड्यूस करने का इल्जाम लगाती है, जो कि काफी एब्सर्ड था। बेसिकली यहाँ पर कल्प्रिट कियोमी की माँ थी, जिसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ रहा था और उसको कियोमी से कोई प्यार भी नहीं था। अब यहाँ पर कियोमी काफी ज्यादा अकेला फील करने लगती है, बट तभी वहाँ पर माई और योशी उसको अप्रोच करते हैं और उसके साथ में काफी फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। वो उससे ये पूछती है कि क्या उसको कैट्स पसंद है, तो वो ये बताती है कि हाँ, उसके पास बचपन में एक कैट थी जो कि मर गई। वो उसको स्कूल के बाद एक कैट हाउस में चलने के लिए कहती हैं। अब ये कैट हाउस कुछ और नहीं बल्कि वही घर है जो कि कर्स्ड है और जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अभी तक बाकियों को इस बारे में कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं था एक्सेप्ट टेत्सुया। खैर, अब माई, योशी और कियोमी उस घर की तरफ जाने लगते हैं, जिस दौरान कियोमी की मुलाकात होती है युडाई से, जो कि बैड बॉय काइंड ऑफ पर्सन होता है। ये माई और योशी का फ्रेंड था। अब ये सब सीधा उस घर के अंदर जाते हैं और युडाई कियोमी का रेप करता है, जो कि माई और योशी का प्लान था। योशी कियोमी की ऐसी हालत में फोटोज ले लेती है, लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि माई को इस घर ने कर्स कर दिया है और वो अचानक से ही बिल्ली की आवाज निकालते हुए कहीं पर गायब हो जाती है। ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल
था। आई मीन इतनी इनोसेंट लड़की के साथ में ऐसा प्लानिंग करके गलत काम करना। खैर मीनवाइल यूडाई और योशी इंटीमेट होने लगते हैं और कियोमी दुख में सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर उस घर के अंदर रह रही कैट के साथ में एक क्लोजेट के अंदर बैठ जाती है और रोने लगती है, एज वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि व्हाट जस्ट हैपेंड टू हर। तभी उसको ऊपर एटिक में से उसी वाइट गोस्ट लेडी की झलक दिखती है जिसको टेत्सुया ने देखा था, और बस इस कर्ज का असर कियोमी पर भी हो जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, जिससे यूडाई ऊपर आता है और बस कियोमी यूडाई की तरफ आकर्षित हो जाती है। वो उस पर गुस्सा नहीं थी बल्कि काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी, एज इफ कि इस घर के अंदर जो कर्ज है उसने कियोमी का बिहेवियर ही बदल दिया हो। और सेम चीज यूडाई के साथ भी होती है, एज वो कियोमी को रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो माई और योशी को वहीं घर के पास छोड़कर कियोमी के साथ में चला जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात ये थी कि माई कहीं भी नजर नहीं आती, एज इफ कि वो कहीं पर गायब हो गई हो। उसका बैग और शूज वहीं पर थे लेकिन वो घर में कहीं भी नहीं थी। इस चीज को देखकर योशी भी वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ देर बाद ही टेत्सुया हारुका को अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जा रहा था, बट उसको वहां पर एक बिल्ली और वही वाइट लेडी दिखाई देती है जिसके हाथ में कुछ था, मे बी अ चाइल्ड। बट तभी अचानक से ही वो अपने सपने से जाग उठती है और उसको पता चलता है कि टेत्सुया मारा जा चुका है और वो बुरी तरह से टूट जाती है। उसको ये सब सपने इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो भी काइंड ऑफ कर्स्ड हो गई थी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, क्योंकि उसने वो टेप रिकॉर्ड कर ली थी। हारुका अब टेत्सुया के फ्यूनरल में जाती है जहां पर उसको यासुओ भी मिलता है। टेत्सुया की माँ उसको उसकी डेड बॉडी दिखाती है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक थी, एज उसका चेहरा खुला हुआ था और उसके चेहरे पर डर था जो कि उस स्पिरिट की वजह से था और उस स्पिरिट ने ही टेत्सुया को मारा था। अब यहाँ पर इशू ये था कि सिर्फ टेत्सुया जानता था कि वो घर है कहाँ पर। टेत्सुया ने किसी को भी उस घर के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई भी उस घर के अंदर गया तो वो कर्स्ड हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और थी कि टेत्सुया की माँ एक साइकिक थी और टेत्सुया के पास भी सेम शक्तियां थी, इसलिए ही वो उस स्पिरिट को डायरेक्टली देख पा रहा था और उससे बात भी कर पा रहा था। अब यहाँ पर प्रोफेसर योशी को काफी डांटते हैं क्योंकि माई अभी तक घर वापस नहीं आई थी और उन्होंने ये सुना है कि माई एक क्लब के अंदर देखी गई है। तभी कियोमी वहाँ पर आकर प्रोफेसर को उसके घर जाने को कहती है कि उसकी माँ ने उसको वहाँ पर बुलाया है। कियोमी अब योशी से वो फोटोज भी ले लेती है क्योंकि कियोमी प्रोफेसर को सब बता देती कि वो सब कल वहाँ पर गए थे और माई के गायब होने में योशी का हाथ है। योशी डरते हुए सारी फोटोज उसको दे देती है और सीधा क्लब की तरफ जाती है जहाँ पर उसको माई दिखती है जो कि उसको अपने पास बुलाती है और बस माई के साथ साथ वो भी गायब, यानी कि कर्स्ड। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कियोमी की माँ उसके प्रोफेसर के साथ में इंटीमेट हो रही होती है और उसी वक्त कियोमी अपने साथ ही यूडाई को लेकर वहाँ जाती है। उनका प्रोफेसर कियोमी की माँ के साथ इंटीमेट होकर चला जाता है। कियोमी अब यूडाई को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उसकी माँ को नहीं मारा तो वो ये फोटोज पुलिस को दे देगी और उसको फंसा देगी, जिससे यूडाई उसकी माँ को जान से मार देता है और इस चीज का इल्जाम लगता है सीधा प्रोफेसर पर। इनफैक्ट माई और उसकी दोस्त के मर्डर का भी इल्जाम उन्हीं पर लगता है। कियोमी अब बहुत ज्यादा खुश थी एज वो अपने पास्ट से फ्री हो गई थी और वो जबरदस्ती यूडाई को अपने साथ कहीं पर ले जाती है। इस कर्ज के चलते वो दोनों जुड़ गए थे। खैर अब सीरीज 1988 से सीधा 1994 में चली जाती है जहां पर हम ये देखते हैं कि यूडाई और कियोमी फेक नाम के साथ में रह रहे थे एंड शादीशुदा थे। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम था टोशिकी। यूडाई काफी ज्यादा एब्यूजिव हस्बैंड और फादर था एज वो इन सब चीजों से तंग आ गया था क्योंकि कियोमी उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ रहने पर मजबूर कर रही थी। उसको रोज काम पर जाना पड़ता था जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यूडाई अब गुस्से में आकर टोशिकी को रोज खूब मारता पीटता था और तब हमारी मुलाकात एक और नए कैरेक्टर से होती है जिनका नाम होता है कमिशिको, जो कि एक चाइल्ड लॉ प्रोटेक्टर होती है। वो टोशिकी की हालत देखकर उसको हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर उसको ये पता चलता है कि टोशिकी को काफी ज्यादा मारा पीटा जाता है और एक 5 साल के बच्चे के हिसाब से वो काफी ज्यादा कमजोर है। खैर वहां पर कियोमी आती है और अपने बच्चे को वापस घर ले जाती है। आई मीन एब्यूजिव एंड रेपिस्ट हस्बैंड के साथ रहने के बावजूद वो किसी की भी हेल्प नहीं चाहती थी। खैर अब वो एक नई जिंदगी शुरू करने का सोचती है बट ये कर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ता। यूडाई आता है और उसको बुरी तरह से मारता पीटता है और टोशिकी को भी बुरी तरह से मारता है जिससे उसके ब्रेन में नर्व डैमेज हो जाता है जिससे वो कोमा के अंदर चला जाता है। इस कर्ज के चलते वो लोग खुश नहीं रह पा रहे थे। हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहना, मारपीट करना और ये सब चलता ही रहता है।
टोशिकी की इस हालत को देखते हुए कियोमी और यूडाई अलग अलग हो जाते हैं और किल्लत की जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब इस चीज का पता लगाने के लिए टेत्सुया की माँ और हारुका एक रिचुअल करते हैं जहाँ पर वो स्पिरिट से पूछते हैं कि उसका घर है कहाँ पर, क्योंकि वो इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहते थे। अब वो स्पिरिट यहाँ पर आती है और मैप के ऊपर एक निशान बना देती है, लेकिन तभी वहाँ पर टेत्सुया की स्पिरिट आकर उनको वार्न करती है कि उस घर में मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब 1 साल बाद यानी कि 1995 में इस घर के अंदर नए लोग आने से नहीं रुकते, क्योंकि एक तो ये जगह काफी ज्यादा चीप प्राइस में थी और अच्छी थी। तो यहाँ पर एक कपल रहता है, नोबू और उसकी बीवी। यहाँ पर हम हारुका को भी आता हुआ देखते हैं जो कि इस घर को ढूंढते हुए आती है, और इस घर के पास आते ही उसको व्हाइट लेडी का गोस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर नजर आता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और जाकर यासुओ को वार्न करती है। दूसरी तरफ हम एक और कपल को देख पाते हैं जहाँ पर ची मासाकी प्रेग्नेंट होती है अपने बॉयफ्रेंड नोबू के साथ में। उसका पति कीची मासाकी काम करने के बजाय नोबू का ही पीछा करता है, क्योंकि उसको अपनी बीवी पर शक था। वो नोबू को चुपके चुपके से उसकी बीवी से मिलते हुए देखता है। नोबू की खुद की बीवी थी, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड ची से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो अपने पति को मारने के लिए प्लान भी बनाती है, लेकिन वो प्लान उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वो ची को मार देता है और उसके पेट से बच्चे को निकाल लेता है और फिर उसके अंदर एक फोन को रख देता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। वो अब इस अंडर डेवलप्ड बच्चे को लेकर सीधा जाता है नोबू के घर पर, जहाँ पर वो उन दोनों को ही जान से मार देता है और वो उस अंडर डेवलप्ड बच्चे को उसी कर्स्ड घर के सामने दफना देता है, एज वो फीटस उससे ऐसा करने को कह रहा था। कीची को अब कोई लेडी दिखती है जो कि उसको वहां पर खाना खिलाती है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि उस वक्त घर के अंदर कोई नहीं था। आई थिंक ये घर उसको फ्यूचर का एक विजन दिखा रहा था। खैर, अब वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और बस वही अंडर डेवलप्ड बच्चा आकर उसको जान से मार देता है, और ये सीन काफी ज्यादा क्रीपी था। आई मीन मेरे हिसाब से इस सीरीज का ये बेस्ट सीन था। अब इस घर के कर्ज की खास बात ये थी कि ये मेन विक्टिम को ही नहीं बल्कि कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों को इफेक्ट करता था। ये कर्ज सबकी लाइफ को मैसअप कर देता था। मीनवाइल यासुओ अपनी किताब को पूरा कर लेता है और एड्रेस को जानने के चक्कर में उसी सीरियल किलर से मिलता है जो कि काफी समय पहले 1988 में टोक्यो में दिखाया गया था। सीरियल किलर उसकी स्टोरीज का काफी बड़ा फैन था और वो कार के अंदर अक्सर उसकी हॉरर टेल्स को सुना करता था। वो उसको उस घर का लोकेशन देता है, ये बताते हुए कि ये घर हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है और अगर वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को चेक करेगा तो उसको लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर यासुओ, हारुका और कमीशी को साथ में मिलकर काम करने लगते हैं, जहाँ पर उनको पुरानी न्यूज़पेपर हेडिंग्स में से काफी सारी इंफॉर्मेशन और इन किलिंग्स का एक पैटर्न मिलता है। इनफैक्ट उनको एक ड्राइंग भी मिलती है जिसके अंदर एक ब्लैक लेडी बनी हुई थी। यासुओ और हारुका को इस कर्ज का ओरिजिन पता चलता है और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में 1952 के समय में लैंडलॉर्ड के बेटे ने एक औरत को किडनैप करके एटिक में रखा था और उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया और उसे टॉर्चर किया। वो उसको अक्सर बांध कर रखा करता था, लेकिन उसने किसी तरह से उसको जान से मार दिया और बच्चे को जन्म देने के बाद वो भी मर गई। लेकिन बच्चे का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। एज पुलिस को लेडी की डेड बॉडी तो मिली थी बट बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला। तो शायद से मेरे हिसाब से यही है वो वेंजेंसफुल स्पिरिट जो कि घर के अंदर सबको कर्ज कर रही है, जो कि उसके रास्ते में आ रहा है। यासुओ और हारुका उस घर में करंट केस को हैंडल करने वाले पुलिस ऑफिसर के साथ जाते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि 1952 में हुए केस के 8 साल बाद यानी कि 1960 में यासुओ इस घर में रह चुका है, जिसके चलते उसकी बड़ी बहन काजुआ, उसकी माँ और उसके पिता सब खत्म हो गए थे, लेकिन बस वो बच गया। इस चीज का कारण उसको भी नहीं पता, बट हाँ एक बात है कि वो भी कर्स्ड है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि वो क्यों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्टेड रहता है और क्यों वो इन किताबों को लिखता है। उसका कोई भी मकसद नहीं है, बट वो बस इस घर से ऑब्सेस्ड है। यासुओ को यहाँ पर अपना पास्ट भी याद आता है और उसको यहाँ पर 6 साल पहले की कियोमी भी दिखाई देती है, जिससे इस मोमेंट पर कमीशी को और वो कियोमी को ढूंढने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ जानती होगी। इनको कियोमी तो नहीं मिलती, बट हाँ उनको यूडाई की डेड बॉडी मिलती है, जिसको गुस्से में आकर कियोमी ने ही मार दिया था, क्योंकि उसी की वजह से उसकी लाइफ खराब हुई थी और उसका बच्चा टोशिकी भी कोमा के अंदर था। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात ये थी कि टोशिकी की स्पिरिट हर किसी को आकर भाग जाने को कहती रहती है और वो ब्लैक लेडी की ड्राइंग भी टोशिकी ही बनाया करता था, एज वो सबको वार्न कर रहा था कि उनकी जान खतरे में है। एनीवेज अब कियोमी अपनी रेप वाली फोटोज को लेकर उसी घर के फ्रंट गेट का शीशा तोड़कर अंदर जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर हम माई और योशी को आता हुआ देखते हैं, जो कि उससे माफी मांगती है और उसको अपने साथ ले जाती है कि वो अपनी लाइफ पहले जैसे जी सकती है, और बस वो भी इस घर के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर यासुओ समेत पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जो कि इन फोटोज को देखते हैं,
मीनिंग कि वो यहाँ पर वाकई में आई थी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि ये घर जो है वो टाइम बेंडिंग रूल्स अपनाता है। एज इस घर के अंदर जब यासुओ आता है तो उसको कियोमी का 6 साल पहले वाला रूप दिखाई देता है जब उसका रेप हुआ था। उनको मरे हुए कपल्स नजर आए थे। कियोमी इस घर के अंदर विंडो को तोड़कर कैसे आई ये भी उसको नजर आता है। तो जो कोई भी इस घर के कर्ज के लपेटे में आता है वो एक टाइम लूप से बंध जाता है। अंदर आकर 1952, 1988, 1994, 1995 सब एक जैसा लगता है। सारे इवेंट्स एक साथ आ जाते हैं ताकि विक्टिम को समझ ही ना आए कि उनके साथ हो क्या रहा है। तभी तो सारे विक्टिम्स पास्ट में हुई घटनाओं को देख सकते हैं। जो फ्यूचर में हुआ उनको दिखता है और जो पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट में भी दिखाई देता है। आई नो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सा है बट सीरीज में यही हो रहा है। अब ये सब पता लगाने के बाद वो सब कोशिश करते हैं कि इस घर में कोई और मूव ना करे, लेकिन 1997 में एक और कपल इस घर के अंदर आता है। एंड गेस कि यहाँ पर कॉमन क्या है? यप, वाइफ टोमोको प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पर यासुओ उनको वार्न करने आता है बट कर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, जिसके चलते वो उसको इस घर से भगा देते हैं। उसी रात उनको 1995 वाला मीजी दिखता है जो कि खून में लथपथ था और टोमोको उसको खाना खिला रही थी और इसी चीज का विजन उसने 1995 में देखा था और उसने ये भी पुलिस को बताया था कि उसने किसी और औरत को देखा था जिसने उसको खाना खिलाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम बेंडिंग, ये घर अपना ही एक समय चला रहा था। अब वो दोनों ही ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर नोबु और उसकी वाइफ मरी हुई नजर आती है। अगले ही दिन वहाँ पर बुलाया जाता है यासुओ, हारुका और टेत्सुया की माँ को ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें स्पिरिट से। बस अब क्या था, वो स्पिरिट वहाँ पर आती है और बस एक ही बात कहती है कि बरी टुगेदर। यहाँ पर सारी की सारी प्रेग्नेंट लेडीज के बच्चे जो थे आई गेस उनको ये स्पिरिट क्लेम कर रही थी। लाइक टोशिकी कोमा में था, कीची का बच्चा वहां पर दबा हुआ था। एनीवेज अब घर के अंदर वही फ्लैशबैक आती है जहां पर कि कैसे लैंडलॉर्ड के बेटे ने उस लेडी को मारने की कोशिश करी थी, यानी कि 1952 में, बट उसने उसी को जान से मार दिया और फिर उस बच्चे को जन्म दिया। अब इस टाइम लूप के चलते यासुओ को याद आता है कि जब वो 5 साल का था तो स्पिरिट ने उसके हाथ में एक बच्चा दिया था जो कि डिमोनिक था और उसने उस बच्चे को डर के मारे नीचे गिरा दिया था और फिर कोई ब्लैक स्पिरिट के रूप में कोई लेडी आई थी और उस बच्चे को लेकर वहां से भाग गई थी। सेम चीज कियोमी ने भी एक्सपीरियंस की थी। हम तभी देखते हैं कि टोमोको को अचानक से लेबर पेन होने लगता है और उसका पति अचानक से ही मेल्ट हो जाता है, जैसे इस घर ने उसको कंज्यूम कर लिया हो। लाइक वो लिटरली खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर ये सब देखकर यासुओ को ये याद आता है कि उसके पिता भी बिल्कुल इसी तरह से मारे गए थे। टेत्सुया की माँ अभी भी स्पिरिट से बात कर रही थी जो कि बस एक ही चीज कहती है कि बरी टुगेदर। तो वो ये कहती है कि क्या वो अभी भी वहीं पर दफन है और वहां पर वो स्पिरिट आती है और वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। मीनवाइल वो सोशल वर्कर कमीशी को टोशिकी से मिलने जाती है और उसको वो एक ही बात कहता है कि रन अवे, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और ये आवाज उसके ऑक्सीजन पाइप से आ रही थी, यानी कि समथिंग मोर सिनिस्टरस इज देयर। अब हारुका और यासुओ को समझ आता है कि शायद ये सब उस टेप के कारण से हो सकता है जो उसने अपने बेडरूम में रिकॉर्ड की थी कई सालों पहले। समहाउ ये टेप अभी भी उसके पास में थी। वो उस टेप को समझकर देखते हैं तो उनको लगता है कि इसको दबाना है और बस वो उस टेप को दबा देती है और फिर से उसको बच्चे की रोने की आवाजें आने लगती है, जहां पर हम टेत्सुया की माँ को भी देखते हैं। बट उसकी आवाज से मुझे ये लगता है कि वो भी इस घर के द्वारा कंज्यूम कर ली गई थी, एज उसके अंदर उस व्हाइट लेडी की स्पिरिट थी जो कि पागलों की तरह हंस रही थी। रीचेक करने पर सब शांत हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से ही उस लैंडलॉर्ड के बेटे की स्पिरिट आकर हारुका को अपना शिकार बना लेती है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर यासुओ के पास जाता है और देखने वाली बात ये थी कि यासुओ की कोई औलाद नहीं थी। उसका ये कहना था कि वो कर्स्ड है और शायद इसलिए उसके घर में बच्चे नहीं होते। बट मुझे तो ये लगता है कि इस स्पिरिट ने उसको इसलिए छोड़ दिया ताकि वो और लोगों को यहाँ पर लाता रहे। देखा जाए तो उसी ने सबको वहां जाने के लिए इन्फ्लुएंस किया था। उसके पागलपन की वजह से सब लोग उस घर के अंदर जा रहे थे। उसकी किताब सबको इन्फ्लुएंस कर रही थी और हो सकता है कि वो जानबूझकर बच्चा नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये कर्ज सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट कपल्स पर असर करता है। क्योंकि 1952 के अंदर जो उस औरत के साथ में हुआ था वही सेम सीन बार बार क्रिएट हो रहे थे।
उस औरत का व्हाइट गोस्ट बार बार अपने खोए हुए बच्चे को क्लेम करना चाहता था। मुझे लगता है कि वो औरत अपने बच्चे को बचाना चाहती होगी बट somebody took her baby, जिसकी वजह से वो हर किसी के बस बच्चे को क्लेम करती थी। हमने यासुओ के पास्ट की झलकियों में ये देखा था कि जब वो छोटा बच्चा था तो उस बच्चे को कोई आकर अपने साथ ले गया था। बट ये सब मेरी थ्योरीज और इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि मुझे इस सीरीज को देखकर लगी हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सब कुछ हम पर छोड़ दिया गया है कि आप खुद ही समझ लो और थ्योरीज भी खुद ही बना लो। I mean, इतनी अच्छी खासी मूवीज को ये लोग क्यों रिवाइव करने में लगे हैं? आई गेट इट कि हाँ, ये चाहते हैं कि कर्स के बारे में बताया जाए, बट हर बार सीरीज या न्यू मूवीज देखकर यही लगता है कि ये सब कभी भी खत्म नहीं होगा और चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा तब होगा जब इस सीरीज का सीजन 2 आएगा और हमको कई सारे लूप होल्स और सवालों का जवाब मिलेगा। ये जो सीरीज है उसने ओरिजिनल मूवीज से हटकर ही एक अलग चीज करने की कोशिश करी है। मुझे सबसे बुरी चीज ये लगी कि पहले के 2 या 3 एपिसोड्स तक तो आपको नाम ही याद नहीं होंगे। चलो यहाँ पर नाम याद कर लो, टाइमलाइन भी याद कर लो, लेकिन कम से कम वो सब साथ में अच्छे से कनेक्ट तो होना चाहिए। एक ही वक्त पर 1952 के इवेंट्स, देन 1960, 1988, 94, 95 और फिर 97। मुझे पर्सनली लगा कि ये सब लूज इसलिए छोड़ दिया गया है, इसका सीजन 2 जरूर आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब अच्छे से नहीं लिखा गया है। अब मैं आपको एक शॉर्ट में समरी बताता हूँ। तो जहां तक मुझे समझ में आया, 1952 में एक लड़की के साथ में गलत हुआ और उसने गलत काम करने वाले को मार दिया। उसको मारने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, बट उस बच्चे का क्या हुआ कोई नहीं जानता। देन 1960 में यासुओ की फैमिली आई जिसमें से सिर्फ वही बच गया और उसको और विक्टिम्स को यहाँ लाने के लिए छोड़ दिया गया। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 1960 से लेकर 1988 के बीच में क्या हुआ? आई थिंक वो टाइमलाइन यहाँ पर मिसिंग है। खैर 1988 में टेत्सुया ने फिर से इस कर्स को बाहर फैलाया। कियोमी का यहाँ पर रेप हुआ और उसके 3 दोस्तों के साथ भी ये कर्स आ गया, माई, योशी और युडाई। उसके बाद वो नाम बदल कर रहने लगे और 1994 में उसका बच्चा भी हुआ जिसका नाम होता है टोशिकी, जिसको युडाई अब्यूज करता था। एंड ही गोज इनटू कोमा क्योंकि कर्स के चलते वो सेम इवेंट्स दोहराए जा रहे थे। यहाँ पर बिल्ली की आवाज का आना रियल जुऑन मूवीज का रेफरेंस है। देन 1995 में 2 और कपल्स की मौत। देन राज खुलता है यहाँ पर 1952 का एंड 1997 में एक और कपल जहाँ पर उस प्रेग्नेंट लड़की टोमोको, उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। सोशल वर्कर का क्या हुआ वो भी पता नहीं चला। अब यहाँ पर मेरी एक और थ्योरी है जो कि सही हो सकती है एंड इट मेक्स सम सेंस। 1952 की फ्लैशबैक में लैंडलॉर्ड के बेटे को मार दिया गया था, तो हो सकता है कि उसकी स्पिरिट इविल होगी और वही होगा जो कि सबको ये सब वायलेंस करने पर मजबूर कर रहा होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से व्हाइट लेडी की स्पिरिट बस अपने बच्चे के साथ में दफन होना चाहती थी। आई थिंक लैंडलॉर्ड के बेटे ने ही उस बच्चे को छुपाया या मार दिया होगा। सीरीज के एंड में हारुका को उस लैंडलॉर्ड के बेटे की स्पिरिट आकर पकड़ लेती है, जबकि व्हाइट लेडी की स्पिरिट काइंड ऑफ शांत हो गई थी। या फिर ये जो बच्चा है यही डिमोनिक है और वही सबको मार रहा है। यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आई थिंक यासुओ सर्व्स ए ग्रेटर पर्पस और मेरे हिसाब से तो सीजन 2 आना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर से कि प्लीज इसी कहानी पर फोकस करना। न्यू कैरेक्टर्स नहीं आने चाहिए, ऐसे फिर से बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा। बट स्टिल इन सब के बाद भी सीरीज काफी स्लो है। सीरीज के अंदर और भी काफी सारे इश्यूज को दिखाने की कोशिश की गई है, लाइक चाइल्ड अब्यूज, लेडीज को अब्यूज करना, मारना पीटना, किलिंग्स, किडनैपिंग्स, रेप्स एटसेट्रा। वो सब सही है, बट हॉरर कहाँ पर है? जुऑन वॉज मेंट टू बी ए हॉरर मूवी एंड सीरीज। एंड एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसको इंग्लिश ऑडियो के साथ में नहीं, जापानीज ऑडियो के साथ में देखना विद इंग्लिश सबटाइटल्स, ज्यादा मजा आएगा। मैंने दोनों तरीके से इसको देखा है, तो मेरा ये एक पर्सनल सजेशन है। इंग्लिश डब में वो मजा नहीं आता जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज में आता है। मैं इस सीरीज को मैक्सिमम 5 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 10 और आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस सीरीज की जो रेटिंग है वो कम होती चली जाएगी। सीरीज में जंप स्केयर्स भी खतरनाक नहीं है। तो दिस वॉज माई टेक ऑन जुऑन ओरिजिन्स नेटफ्लिक्स सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ और पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आपका क्या ख्याल है इस सीरीज के बारे में। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए